Good morning students, welcome to the YouTube channel of Sri Ramanujan classes. आज हम कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कुलाम्स लॉ 12th के चैप्टर इलेक्ट्रो चार्जेस एंड फील्ड का पहला टॉपिक है। आई गेस पहला टॉपिक या मेन एक टॉपिक है। तो आज हम कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले कुलाम्स लॉ किन के बीच में लगता है? कुलाम्स लॉ होता है दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगता है। दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती है, रिपेल भी कर सकती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, उनके बीच के रिलेशन को कुलाम्स लॉ से हम समझते हैं। दो चार्ज बॉडीज पहले हम ले लेते हैं। Q1 एक चार्ज बॉडी और एक है Q2। दोनों की जो बीच का सेपरेशन है उसे हम R से लिखते हैं। पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जो चार्ज बॉडी हो सकती है ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो इन चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, पर उनका डायरेक्शन इस पे डिपेंड करेगा। तो कुलाम ने जो लॉ दिया था या कुलाम्स का जो लॉ था वो ये था कि दो चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिपेल भी कर सकती हैं। इसको FC से देते हैं क्योंकि कुलाम, या FE दे देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है। पहली चीज ये कुलाम्स लॉ किस में लगता है? कुलाम्स लॉ हमेशा वैलिड होता है एक स्टैटिक चार्जेस के लिए, जब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज मूव ना कर रहे हो। तो ये तभी लगेगा जब दोनों चार्जेस रेस्ट पे हो। तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी ये Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये किस पे डिपेंड करेगा? इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे वो कांस्टेंट होगा K, यानी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते आएगा कैपिटल K, बाकी Q1 Q2 अपॉन r²। ये उस फोर्स की वैल्यू है या उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगेगा। अगर हाँ एक चीज और सीख लेते हैं, अगर ये चार्ज बॉडी एक प्लस Q1 है, दूसरा प्लस Q2 है, या फिर एक माइनस Q1 है और एक माइनस Q2 है, और एक माइनस Q1 है और एक प्लस Q2 है, जब भी दोनों चार्जेस सेम रहेगा Q1 Q2 आपस में रिपेल करेंगे, यानी Q1 Q2 को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा। अब ये भी दोनों चार्जेस सेम है, भले ही माइनस माइनस है पर दोनों चार्जेस सेम है, तो Q1 भी Q2 को दूर भगाएगा। ये इससे दूर जाना चाहेंगे, यानी फोर्स ऑफ रिपल्शन। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स होगा, यहाँ भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है। जब दो अपोजिट चार्जेस आएंगे तब इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम चार्जेस यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, repel each other, and unlike charges attract each other. अब आता है K की वैल्यू क्या है। अब पहले तो एक चीज जान लीजिए, फोर्स है। तो फोर्स कोई भी फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, या नॉर्मल टेंशन फोर्स हो, पुली वाला लगने वाला फोर्स हो, mg हो, कुछ भी हो, हमेशा फोर्स की यूनिट न्यूटन ही आएगी। तो ये भी एक तरह का फोर्स है, तो न्यूटन ही इसकी यूनिट आएगी। दूसरा, अब ये K क्या है पहले ये जानते हैं। K कांस्टेंट है, जिसको ओपन करेंगे तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेते हैं इस k की यूनिट क्या होगी। यूनिट निकालने का एक तरीका है, ये f है, इस r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और q1 q2 को यहाँ रख दें, ये आ गया k की यूनिट। अब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, r स्क्वायर है डिस्टेंस है तो डिस्टेंस हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब बचा ये चार्ज, चार्ज क्या होता है, तो एक चीज हमें पता है कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, I होता है एम्पियर, T होता है टाइम, तो यहाँ Q और Q का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर इंटू टाइम का स्क्वायर। एम्पियर का स्क्वायर और सेकेंड, सॉरी ये एम्पियर का स्क्वायर, एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। या अगर हम चार्ज ना रखना चाहे तो चार्ज का भी रख दे, तो ये चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, ये भी चार्ज ये भी कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम। तो जो के की यूनिट यहाँ से आएगी वो हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। एक के की यूनिट है, ये निकालने का तरीका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं यूनिट को। इसके बाद हम वर्ड्स में लिख देते हैं कि कुलाम्स लॉ को अगर हमें लिखना हो या पूरा अगर 4 नंबर 5 नंबर में बोर्ड वगैरह में आते हैं तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, हमें वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा। तो हम वो लिख देते हैं पहले, कुलाम्स लॉ होता क्या है, इसको मिटा देते हैं। सिर्फ ये मिटा रही हूं मैं। It states that the force of attraction or force of repulsion between two charged bodies फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिकली हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। यहां से हम चेंज कर देते हैं। इट स्टेट्स दैट the magnitude of force of attraction or force of repulsion between two charged bodies is directly proportional दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of the distance between them. जो एफ ई है ये हमेशा तभी वैलिड होगा जब चार्ज स्टैटिक कंडीशन में होगा। तो जो एफ ई यहाँ पर है ये, इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज रेस्ट में होगा उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होता है, जो मैंने यहाँ बताया। अगर दोनों चार्जेस सेम है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। पर एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तो उनके बीच में जो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। के की वैल्यू मैंने बता दी 1/4πε0 होती है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 9 × 10⁹। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे चार्ज कितना भी बढ़ा लो, आर कितना भी बढ़ा लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा लो, पर के की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आपको कुलाम्स लॉ के बारे में समझ में आया होगा, के के बारे में समझ में आया होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने के की यूनिट निकालना सिखाई है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।